पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी फौज छोटे और बड़े दोनों युद्ध के लिए तैयार है। जनरल शरीफ ने ये बयान पाकिस्तान में 1965 की जंग के 50 साल पूरे होने पर हुए एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर का भी जिक्र किया। जनरल शरीफ ने कहा कि कश्मीर का हल किए बिना इस क्षेत्र में शांति बहाल नहीं हो सकती। जनरल शरीफ का ये बयान आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत छोटी जंग के लिए तैयार है। वन रैंक वन पेंशन का लाभ सभी सैनिकों को मिलेगा, फिर चाहे मामला समय से पहले रिटायरमेंट का ही क्यों न हो। रविवार को पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद पूर्व सैनिकों ने आमरण अनशन खत्म कर दिया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने जश्न भी मनाया। आमरण अनशन खत्म करने के ऐलान के वक्त पूर्व सैनिक सतबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन से सब खुश हैं। हालांकि लिखित आदेश आने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 12 सितंबर को पूर्व सैनिक गौरव रैली भी निकालेंगे। वन रैंक वन पेंशन के ऐलान के बावजूद लग रही तमाम अटकलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में विराम लगा दिया। पीएम ने साफ किया कि सेना में सभी लोगों को वन रैंक वन पेंशन मिलेगी। पीएम के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के लोग न केवल जवान बल्कि जनता में भी भ्रम फैला रहे हैं। पीएम ने साफ किया कि चाहे किसी ने 15 साल में नौकरी छोड़ी हो या मजबूरी में, सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको OROP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन के मसले पर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार ने महज 15 महीनों में इसे लागू कर दिया। साथ ही पीएम ने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन पर जिस आयोग का ऐलान किया है वो कोई वेतन आयोग नहीं है और इसे लेकर भी गुमराह किया जा रहा है। मेरी सरकार बनी 26 मई 2014 को और मेरा दायित्व बनता है 26 मई 2014 से। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो देश की जनता को और खास के हमारे जवानों को भ्रमित करने का पाप करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस मौके पर पीएम को मेट्रो का एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद जाने के लिए मेट्रो की सवारी की। इसके बाद पीएम को मेट्रो में देखकर लोग अपने आप को रोक नहीं सके। मेट्रो में पीएम ने आम लोगों से बात की। बता दें कि तकरीबन 3.5 साल में बनकर तैयार हुए इस रूट पर कुल 9 स्टेशन है। अब तक मेट्रो दिल्ली के आखिरी स्टेशन बदरपुर तक ही जाती थी, लेकिन अब ये फरीदाबाद के एस्कॉर्ट मुजेसर तक जाएगी। दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान कुछ महिलाएं पीएम मोदी से मिलने आई। एक बच्चे ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। एक महिला अपने दूधमुहे बच्चे के साथ पीएम मोदी से मिलने आई। पीएम ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। इसके बाद और लोग भी पीएम मोदी से मिले और देखते ही देखते पीएम संग सेल्फी लेने की होड़ सी लग गई। पीएम मोदी ने भी खुशी खुशी सबके साथ सेल्फी खिंचवाई। इससे काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। एक तो टाइम की भी बचत होती है और लोग जल्दी से जल्दी अपने दूसरे उस पे पहुंच जाते हैं। फरीदाबाद के लिए आगे नई सोच की ओर जो हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था, अब हमें 20 मिनट में हम बॉर्डर पार करके ISBT के लिए पहुंच जाएंगे 1 घंटे में हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार के आला अधिकारियों से एक बैठक में संबोधित करेंगे। बैठक में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रशासन और विकास में उपयोग पर चर्चा होगी। 1 दिवसीय इस बैठक का आयोजन अंतरिक्ष विभाग ने किया है। बैठक में 1500 से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा सभी मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और आला अधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विधानमंडल दल के नेताओं से आज बैठक करेंगे। कांग्रेस के वॉर रूम में होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी बिहार की 40 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ने और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में राहुल भूमि अधिग्रहण पर सरकार को अपना कदम वापस खींचने पर मजबूर करने का श्रेय अपने मुख्यमंत्रियों को देंगे। इसके अलावा मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस शासित राज्यों में अभियान चलाने की रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी और आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक के बाद बीजेपी शासित राज्यों के शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों की दिल्ली में बैठक चल रही है। मध्य प्रदेश भवन में आज बैठक के दूसरे और आखिरी दिन इन राज्यों के संस्कृति मंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष मनाने की योजना पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रविवार को पार्टी उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों की माने तो बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भारतीयता के आधार पर बदलाव पर चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में अपने बेटे अखिलेश यादव की सरकार पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। यही वजह है कि वो सार्वजनिक मंच से भी सीएम अखिलेश यादव को बराबर नसीहत देते रहते हैं। मैनपुरी में एक सभा के दौरान मंच से ही मुलायम ने सीएम अखिलेश से कहा कि वो एक सैनिक स्कूल का निर्माण जल्द से जल्द करें। जवाब में अखिलेश ने भी उन्हें यकीन दिलाया कि 8 महीने में ही स्कूल बना दिया जाएगा। एक महीना के अंदर पुल बनवाए। हम कह रहे हैं रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। 8 महीने में हो जाएगा। शीना मर्डर केस में तीनों आरोपियों इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम की हिरासत आज खत्म हो रही है। पुलिस तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ के दौरान पुलिस इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम को हर जगह ले जाकर वारदात के घटनाक्रम को दोहराने की कोशिश कर रही है। रविवार शाम गिरफ्तारी के बाद पहली बार मुंबई पुलिस इंद्राणी को पीटर मुखर्जी के घर लेकर गई, जिसके बाद पुलिस इंद्राणी को उस गैराज के पास भी लेकर गई जहां शीना की लाश को कार में छुपाया गया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस रायगढ़ जाकर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। शीना हत्याकांड में इंद्राणी और पीटर के आमने सामने पूछताछ करने के दौरान पीटर ने इंद्राणी को जमकर फटकार लगाई। पीटर ने इंद्राणी से 2 टूक कहा कि हर तरह से मैं हारा हूँ, तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी थी, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। सब लोग गिद्ध की तरह मुझे नोच रहे हैं। तुम्हारे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ी। शीना हत्याकांड में कत्ल से जुड़े एक ईमेल का खुलासा हुआ है, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक शीना के कत्ल से पहले संजीव खन्ना को ईमेल भेजा गया था। इंद्राणी ने संजीव खन्ना को इस ईमेल को डिलीट करने को तो कहा, लेकिन अपना ही ईमेल वो डिलीट करना भूल गई। हत्या के बाद भ्रम फैलाने के लिए इंद्राणी ने शीना के नाम से एक ईमेल भी खोला था, ताकि लोगों को गलतफहमी रहे कि शीना जिंदा है। हालांकि जांच के घेरे में आए 3 ईमेल के नाम का खुलासा भी नहीं हुआ है। पहला ईमेल 8 मार्च, दूसरा 4 मई और तीसरा 7 अगस्त 2012 का है। वहीं इंद्राणी के पास से जो चीजें मिली हैं उनमें क्रेडिट कार्ड भी शामिल है। पुलिस क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान की जांच कर रही है। शीना मर्डर केस को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा है कि वो इस केस को आरुषि केस नहीं बनने देंगे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मारिया ने कहा कि ये मुंबई पुलिस की इज्जत का सवाल है। उन्होंने कहा कि वो 30 सितंबर तक ही इस पद पर हैं और वो इससे पहले इस केस को पूरा करना चाहते हैं। मारिया ने कहा कि इस केस में सबसे ज्यादा महत्व डीएनए सैंपल का है। शायद पहली बार है जब डिजिटल फेशियल इम्पोजिशन की हम मदद ले रहे हैं, जिसमें खोपड़ी पर कंप्यूटर की मदद से चेहरा बनाने की कोशिश होती है। डेंटल मैचिंग भी करवाई गई है। अपराधियों ने जमकर कंप्यूटर, फोन और स्काइप की मदद ली है। मेरी टीम दिन रात उन तीनों आरोपियों से पूछताछ में लगी है। देहरादून में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के पॉश इलाके जाखन में बने अंसल प्लाजा में नीरज नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने दीवार पर खून से एक संदेश भी छोड़ा कि मेरी बहन के साथ रेप हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि आरोपी ने अपनी बहन के साथ हुए बलात्कार का बदला लेने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घटना से पहले नीरज के मामा का लड़का उसके पास आया था, जो अचानक गायब हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस इसके हर पहलू की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार के आला अधिकारियों से एक बैठक में संबोधित करेंगे। बैठक में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रशासन और विकास में उपयोग पर चर्चा होगी। 1 दिवसीय इस बैठक का आयोजन अंतरिक्ष विभाग ने किया है। बैठक में 1500 से ज्यादा मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में होटल क्रोम के बार में समाजवादी पार्टी नेताओं पर शराब के नशे में खुलेआम गुंडई करने का आरोप लगा है। आरोप है कि एसपी नेताओं ने पिस्टल दिखाकर स्टाफ के साथ मारपीट की और पूरा बार खाली करा दिया और जाते समय होटल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। आरोप है कि बिल मांगने पर आरोपियों ने होटल स्टाफ के साथ दबंगई दिखाई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। होटल मालिक ने समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी के भाई वामिक चौधरी समेत 4 लोगों के खिलाफ 1 करोड़ की रंगदारी मांगने, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक बच्चे ने खेलते हुए अपने सिर में प्रेशर कुकर फंसा लिया। सरन तस्वीरों को गौर से देखिए। छोटे से एक बच्चे का सिर किस तरह से कुकर में फंसा है और उसके परिवार वाले कुकर से सिर निकालने की मशक्कत कर रहे हैं। आरी और प्लास की मदद से कुकर को निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से बेहद सावधानी से कुकर को आरी से काटा जा रहा है।
इसके बाद प्लास से टेढ़ा कर उसे सिर से निकाल दिया गया। कुकर सिर से निकलने के बाद बच्चे की जान में जान आई। दरअसल इस मासूम बच्चे ने खेल खेल में अपना सिर कुकर में डाल दिया। बाढ़ के चलते कई घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ ने रविवार को 4 और लोगों की जान ले ली, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। इसके साथ ही बाढ़ का पानी बीएसएफ की चौकियों में भी प्रवेश कर गया है। पानी भारत बांग्लादेश की सीमा में भी घुस गया है। आपदा प्रबंधन के आंकड़े के मुताबिक लगभग 3 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। आंध्र प्रदेश में रविवार को भारी बारिश से कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राज्य के 5 जिलों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद में भी भारी बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जल भराव होने से सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गयी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्थिति की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई। तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे भी ऑस्ट्रेलिया ने 64 रन से जीत लिया है। लॉर्ड्स के मैदान पर हुए इस मुकाबले में कंगारू टीम ने 309 रन बनाए। जवाब में मेजबान इंग्लैंड की टीम 245 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पैट एटकिंसन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन को दूसरा वनडे के दौरान मैदान में रुकावट डालने पर आउट करार दे दिया गया। वो इस तरह से आउट होने वाले दुनिया के 6थे जबकि इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। वॉटसन ने करियर में 59 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 3,731 रन बनाए हैं। साथ ही 75 विकेट भी उनके नाम हैं। दक्षिण कोरिया में एक नाव पलटने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। अधिकारियों के मुताबिक नाव से रेडियो संपर्क टूट गया था, जिसके बाद नाव की तलाशी की गई। तलाशी के दौरान नाव पलटी हुई मिली। चीन के फुजियान प्रांत में 11 महीने का बच्चा कार के नीचे आ गया। कार चला रहे ड्राइवर ने आसपास खड़े लोगों की मदद से कार को दूसरी तरफ से हटाया, जिसके बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका।